कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो मैं किसी सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं लेके आया हूँ। आज का वीडियो मैं अब आप एग्ज़ाम में अपनी आंसर राइटिंग को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं और वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने मार्क्स में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे अगर जो आप अपने पूरे एफर्ट से 80% तक ला रहे हैं तो कुछ टेक्निक और मेथड हैं जिनके थ्रू आप जो है अपने मार्क्स को नियर अबाउट 100 तक ला सकते हैं। मैं आज जो है परीक्षा में किस प्रकार से लिखा जाए कि जो है छोटे तरीके से ज़्यादा नंबर आपको मिले, या वो कौन से तरीके हैं जिस कंडीशन में अगर जो आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप उसे किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, और किसी भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को किस ढंग से लिखा जाए कि उस पर अच्छे नंबर मिलें आपको। और जो भी तरीके हैं आज मैं आपके परीक्षा देने के विषय पे ये वीडियो लेके आया हूं, और किस ढंग से आप अपने परीक्षा को उसमें जो आपकी आंसर राइटिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं और अपने नंबर को और बढ़िया कर सकते हैं, उसी विषय पे ये सारा वीडियो है। हम स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना से। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कल जो है 15 तारीख को, कल आई थिंक 15 तारीख ही है, हम कंफर्म कर लेते हैं, एक मिनट। सॉरी, कल 14 तारीख को, ठीक, कल जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड में उनका विषय परिवर्तित हो गया है, यानी वो इंग्लिश लिए हैं तो संस्कृत हो गया है या कोई और विषय छप के आ चुका है, तो जिनके एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार का मिसप्रिंट हो गया है, गलती से कोई दूसरा विषय प्रिंट होके आ गया है, या जो भी समस्या है, तो विषय बदलने की जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए वो कल विद्यालय में हर हाल में उपस्थित रहें। हर हाल में वो कल विद्यालय में 10 बजे तक हर हाल में विद्यालय वो आ जाएं। अगर जो कल आ जाते हैं तो ही उनकी समस्या का कोई निदान हो सकता है, अन्यथा उनकी समस्या का किसी भी प्रकार का कोई निदान नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए जिनके भी विषय में किसी भी प्रकार का बदलाव अगर जो हो गया है तो वो समय से विद्यालय में कल अवश्य ही पहुंचे, अन्यथा उनको कोई दूसरा मौका संशोधन का नहीं मिलेगा या उनकी समस्या पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, ये तो हो गई आपके लिए सावधानी। अब आते हैं अपने विषय पे। देखिए, हम यहां समझेंगे कि जैसे जो परीक्षा का पैटर्न होता है और जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है उसमें किस प्रकार से हमें चलना है और किस प्रकार से उसे लिखना है उसको समझें। मैंने मॉडल के रूप में, ये एक मॉडल पेपर है एसएसटी सब्जेक्ट का, मॉडल पेपर है एसएसटी सब्जेक्ट का, और इसमें जैसे सबसे पहले जो हिदायत है मैं आपको दे दूं कि आपको हर हाल में आप अपने उत्तर को क्रम से देने का प्रयास करिए, यानी उत्तर जो है वो क्रम से उत्तर लिखिए। प्रश्न का उत्तर जो है उत्तर क्रम से दीजिए, क्रम से दीजिए। प्रश्न का जो उत्तर है वो क्रम से दीजिए। ठीक, आप ये प्रयास भरसक करिए कि अगर जो आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किए हैं तो आप अंत तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इस क्रम को बनाए रखिए। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर जो मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं कॉपी चेक करने में जो मेरा माइंडसेट है वो किसी भी प्रकार की असुविधा को नहीं बर्दाश्त करता। आप जैसे ही मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 किए और उसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 6 लगते हैं करने, तो मुझे कॉपी चेक करने में असुविधा होती है। और जब मुझे असुविधा होगी तो मेरा जो आपको मार्क देने का माइंडसेट होगा वो चेंज हो जाता है।
और फिर जहां मुझे आपको 6 नंबर देने हैं वहां मैं आपको 4 नंबर दूंगा, या उस नंबर के सीक्वेंस को समझने में मुझे समय लगेगा, इसलिए वो आपके नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए आप हर हाल में जो है क्रम से ही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। यानी 1 नंबर से शुरू करते हैं तो आप 1 नंबर 2 3 4 5 6 ऐसे करके माने क्रम से दीजिए उनका उत्तर। अच्छा, मान लीजिए बाय द वे आपको पहला आया, तीसरा नहीं पता है, तो आप चौथा लिखिए। आप जो है चौथे का प्रश्न नंबर 4 उत्तर करके उसके बारे में लिखना शुरू करिए। दूसरी चीज क्या है कि ज्यादातर विद्यार्थी कुछ नहीं करते हैं, बस एक ही काम करते हैं, वो प्रश्नों को उतारते हैं और फिर उनका उत्तर लिखना शुरू करते हैं। अरे भाई, प्रश्न तो ऑलरेडी आपके हाथ में है, ये है, आप प्रश्न को लिखने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? प्रश्न को मत लिखिए, बस उत्तर की संख्या के हिसाब से डैश करके आप उत्तर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए अब आपको उत्तर नंबर 3 लिखना है, तो आप लिख दीजिए उत्तर नंबर 3। अब यहां से आप शुरू करिए। उत्तर नंबर 3 आपने लिख दिया, अब यहां से आप शुरू कर दीजिए कि यह तीसरे नंबर का उत्तर है। ठीक, अच्छा, उसका क है कि ख है? अब उस 3 के आगे आप क या ख लिख के आंसर शुरू कर दिए। प्रश्न को मत उतारिए। आप प्रश्न को जब उतारते हैं तो जो चेक करने वाला एग्जामिनर होता है वो ये समझता है कि आपको कुछ आ नहीं रहा है, और आप सिर्फ जो है अपने समय को और अपनी कॉपी को, दोनों को जो है बस बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और आप सही चीज को बताने से भाग रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में पता चल जाता है कि इस लड़के के पास जानकारी नहीं है, तो मेरा माइंडसेट जो है आपको लेके वो निगेटिव बन जाता है, और फिर मेरी मार्किंग भी आपको लेके निगेटिव होने लगेगी। इसलिए आप कभी भी जो है अकारण बहुत ज्यादा प्रश्नों को मत लिखिए। प्रश्न तो है ही आपके पास, प्रश्न पत्र तो मिल ही गया है, आप ज्यादा से ज्यादा उत्तर की संख्या को लिखिए और उसके बाद आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक, पहली चीज, आप क्रम से उत्तर देंगे, यानी प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, 2 का उत्तर, 3 का उत्तर, 20 का उत्तर, ऐसे करके चलेंगे, ठीक, क्रम से। और उसके बाद प्रश्न को नहीं लिखेंगे। ठीक, और तीसरी चीज देखिए, एक तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है कि आप जो है बहुविकल्पी प्रश्न को हर हाल में करिए, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है आपको नंबर देने का। ठीक, बहुविकल्पी प्रश्नों को हर हाल में आप करिए, उसको कतई मत छोड़िए। ठीक, कोई ना कोई अटेम्प्ट जरूर लीजिए। ऐसा कभी मत करिए कि अरे ये नहीं आ रहा है, इसका मैं क्या लिखूं। कोई ना कोई उत्तर जरूर लिखो, कोई ना कोई उत्तर आप अवश्य ही लिखिए। हो सके आप सही उत्तर के आसपास हो और आपका उत्तर सही हो जाए, और अगर जो आप वही नहीं लिखते हैं तो फिर क्या होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और उसमें भी आप प्रयास ये करिए कि उत्तर अगर जो लिखने का समय है तो ठीक है, नहीं तो आप उत्तर की संख्या लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपका पूछा जाता है कि जैसे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो बहुत सारे सन लिखे हैं, क ख ग घ लिखा है 4 ना, तो आपको पता है कि मेरा घ सही है, तो घ उत्तर लिख दीजिए। ठीक, ये समय बचाने का तरीका है, और वहीं पे आप उसका सन लिख दीजिए, वहीं पे उसका आप सन लिख दीजिए। बस उत्तर 3 का घ, ठीक, उत्तर 3 का घ 1919, बस ऐसे करके आप छोड़ देंगे। प्रश्न को मत लिखिए। प्रश्न अगर जो आप लिखते हैं तो आप अपने समय को बर्बाद करते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि अब जैसे बहुविकल्पी प्रश्नों को आप कर लिए, और जो है आंसर राइटिंग को क्रम से लिखना है, ये पता चल गया। उसके बाद प्रश्न को नहीं लिखना है, ठीक, उत्तर को ही लिखना है। तीसरी चीज क्या है कि जब आपसे कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, तो लॉन्ग आंसर जब आप लिखते हैं तो आप दिमाग में हर समय यह बैठा लीजिए कि आपको कोई ना कोई डायग्राम बनाना है, आपको कोई ना कोई डायग्राम जरूर बनाना है। जैसे मान लीजिए आपको भारत के प्राकृतिक प्रदेश का वर्णन करना है, तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश का अगर जो आपको वर्णन करना है तो आपको कम से कम आप वहां पे भारत का नक्शा बनाओ।
आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक, अब डायग्राम का उपयोग कोई जरूरी नहीं है कि भूगोल में ही होगा। हर जगह आपको लॉन्ग आंसर में प्रयास करिए, कुछ ना कुछ आप डायग्रामेटिक फॉर्म में रखिए। आप विज्ञान में अगर जो विस्तृत उत्तरी लिख रहे हैं तो मान लीजिए जो है विद्युत धारा का प्रत्यावर्तन लिखना है या रिफ्लेक्शन लिखना है, विद्युत धारा का रिफ्लेक्शन से रिलेटेड अगर जो कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करिए, रिफ्लेक्शन से संबंधित कोई डायग्राम बनाइए। आप कोई डायग्राम बनाइए, यानी आप जो है विस्तृत उत्तरी जो है विस्तृत उत्तर में डायग्राम का प्रयोग करिए, डायग्राम का प्रयोग करें। ठीक, देखिए जब आप डायग्राम का प्रयोग करते हैं तो मान लीजिए अगर जो कोई लॉन्ग आंसर 6 नंबर का आता है, अब 6 नंबर के लॉन्ग को आपको करने के लिए आप कितना लिखेंगे? मान लीजिए समय कम है और ज्यादातर देखिए लॉन्ग आंसर होता क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी लॉन्ग आंसर जब आप क्रम से करना शुरू करते हो तो स्वाभाविक है कि लॉन्ग आंसर आप अंत में ही लिखोगे, और जब लॉन्ग आंसर आप अंत में लिखते हो तो उस समय क्या होता है, अपने पास कम बचा होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? जो उस लॉन्ग आंसर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब जैसे मान लीजिए भारत का प्राकृतिक प्रदेश हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, पहले एक डायग्राम बना देंगे, यानी भारत का नक्शा बना देंगे, और उसके बाद जो भी प्राकृतिक प्रदेश है उसको हम उसके बगल में लिख देंगे, उसके बगल में हम लिख देंगे। मान लीजिए हम भारत का नक्शा बना देते हैं, ठीक, ऐसे करके ये बना दिया हमने भारत का नक्शा। अभी भारत के प्राकृतिक प्रदेश को हम जब लिखेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसा करके हम भारत का प्राकृतिक प्रदेश जो है को दिखा देंगे। ठीक ना, भारत के प्राकृतिक प्रदेश को हम जो है स्टार्ट में ही दिखा देंगे। अब इसका फायदा होगा, मान लो आपने एक एक टॉपिक को हेडिंग डाल के मान लो आप लिखना शुरू करते हो। मान लो आप आंसर नंबर 1 शुरू किए, अब एक आंसर नंबर 1 को, जैसे टॉपिक 1 को लिखना आपने शुरू किया। अब जब लिखना आपने शुरू किया तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप इस चीज को फ्रंट पे नहीं लिखोगे, तो मान लो आप इसको लिखना शुरू किए, अब लिखते लिखते गए और लास्ट में चौथा या पांचवा टॉपिक आप लिख रहे थे, तभी घंटी लग गई। तो घंटी लग गई तो एग्जामिनर क्या जानेगा? एग्जामिनर को लगेगा कि तुम 3 ही टॉपिक जान ही रहे हो, चौथा पांचवा जान ही नहीं रहे हो। तो इस चीज को अगर जो आप फ्रंट पे लिख दोगे तो एग्जामिनर ये जानेगा कि इस बच्चे को पता है, इस बच्चे को मेन चीजें पता हैं, और हम जो है आपको नंबर देने में उदारता मेरी ये रहेगी कि बच्चे को पता है, बस उसे लिखने में प्रॉब्लम, लिखने का टाइम नहीं मिला है। या मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमें यही तो चेक करना है कि आपको पता है कि नहीं पता है। तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि हाँ अब आपको पता है, तो इसलिए मैं नंबर भी उसी हिसाब से आपको दूंगा। लेकिन अगर जो आप एक एक टॉपिक को लिख के और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करोगे तो लास्ट टाइम तक आते आते आपका 2-3 पॉइंट छूट जाएगा, और जब वो छूट जाएगा तो उस पर आपकी मार्किंग नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। और आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। कोई भी मान लो इकोनॉमिक्स में लिखना है, कुछ भी आ गया तो आंकड़ों को दे दो, ठीक, आंकड़ों को दर्शा दो। और जो है मान लो साइंस में आ गया तो साइंस में भी डायग्राम है, बहुत सारे चित्र हैं, आप डायग्राम पे जरूर जोर दो। कुछ ना कुछ अपने दिमाग में जरूर उस चीज से रिलेटेड कोई भी रचना, कोई भी रचना, कोई भी आकार प्रकार आपके दिमाग में, आंकड़ा कुछ भी हो वहां पे जरूर लिखो आप। क्योंकि अगर जो आप ऐसा करते हो तो ये आप मान के चलो कि आप अपने लिए 1 या 2 नंबर का मुफ्त का बंदोबस्त कर ले रहे हो, वो फ्री का आपका नंबर है, और बाकी जो आप लिखते जाओगे वो आपका बोनस नंबर रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग आंसर को भी जो है मतलब एकदम, अगर जो रफ भी लिखते हो, कितना भी खराब अगर जो लिख रहे हो, और अगर जो आपने डायग्रामेटिक फॉर्म में बना दिया कुछ, या उस पूरे लॉन्ग आंसर के मेन टॉपिक को शुरुआत में ही ऐसे लिख दिया फ्रंट पे ही, तो आप ये मान लो कि हर हाल में आपकी मार्किंग अच्छी ही होगी, है ना। अब जैसे ये नक्शा बना भारत का, जैसे हमने बना दिया, समझाने के लिए आपको बनाया है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, अब हमने बना दिया,
और इसको यहां पे बांट दिया, कहां पे क्या है, कहां पे क्या है, और ये चारों टॉपिक, पांचों टॉपिक हमने यहां लिख दिए। अब इससे क्या होगा, अब भले ना तुम इसका एक्सप्लेन कर पाओ, कोई एक दो टॉपिक छूट जाए, मुझे पता तो है कि हाँ तुमको पता है, मैं नंबर पूरा दूंगा। ठीक। अच्छा, दूसरी चीजें क्या है कि आप जो है, मान लीजिए जैसे हिंदी हुआ, हिंदी सब्जेक्ट में आपको मान लो निबंध आ गया लिखने के लिए। अब निबंध आ गया लिखने के लिए और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप ये काम करना कि जो मेन टॉपिक होगा, जिस भी विषय पे आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक ना, आप अपने दिमाग से उस घटना के बारे में, उस चीज के बारे में जरूर चित्रात्मक रूप से सोचो। जैसे आप 3 घंटा कोई पिक्चर देखते हो और घर आके आपसे कोई पूछे तो हूबहू आप पूरी की पूरी पिक्चर जो है बता दोगे, पूरी की पूरी पिक्चर आप बता देते हो। उसी तरीके से जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है निबंध के लिए और आपको उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हो तो चित्रात्मक रूप से सोचो, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में। ठीक, कोई चीजें हैं, मान लो कोरोना महामारी के बारे में, तो आप दिमाग से सोचो कि कितने लोग मर रहे थे, कितनी लाशें जल रही थी। तो इससे क्या होगा, इन सारी चीजों को अपने दिमाग में चित्रात्मक रूप से सोचो और फिर उन टॉपिक को अपनी भाषा में ही लिखना शुरू कर दो। हाँ, लेकिन जब लिखो तो क्रम डाल के, नंबर 1, नंबर 2, हेडिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए, हेडिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, जब आपको मान लो किसी का जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाता है, तो आप जीवन परिचय में उस व्यक्ति के बारे में आपको मान लो भले ही नहीं पता है, मान लो उस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करना, उस व्यक्ति से संबंधित जैसे कुछ भी आपके दिमाग में उस व्यक्ति से संबंधित सोचना, और सोचने के बाद तुम अपने दिमाग में ये जरूर रखना कि वो एक लेखक है कि विद्वान है कि क्या है, जो भी है कुछ तो पता चलेगा। जो भी विचार तुम्हारे मन में आ रहे होंगे, अब चूंकि वो व्यक्ति विशेष है, तभी तो तुम्हारे किताब में, तभी तो तुम्हारे पेपर में पूछा गया है, इसलिए उस व्यक्ति के बारे में सम्मानजनक शब्दों में अच्छे अच्छे विचारों को आप लिख डालेंगे। कुछ भी फालतू का मत रखना, बस उस व्यक्ति से संबंधित जो अच्छे विचार हैं उन्हीं को मुख्य बना के आप उस जो है जीवन परिचय को आप लिख डालेंगे। और आप प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हाल में आप प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, हर प्रश्न का आप उत्तर देंगे। किसी भी प्रश्न को छोड़ना परीक्षा में, जान लो, किसी पाप से कम नहीं है, और इसका दोष आपको तब लगेगा जब आपका मार्कशीट आपको मिलेगा। इसलिए आप सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। ठीक। और अगर जो कोई प्रश्न, मान लो कभी ऐसा हो रहा है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है उस टॉपिक के बारे में, अब जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करना, मान लो आपसे पूछ लिया गया फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ तो जानते होगे, क्रांति उरांति क्या होती है, क्या होती है क्रांति, क्रांति में क्या हुआ था, तुम्हारे देश में भी क्रांति हुई थी, लोगों ने क्या किया था, तो कुछ तो क्रांति के माहौल के बारे में दिमाग में अपने चित्र बनाओ और उस चित्र को हूबहू अपने कॉपी पे लिख डालो, वही फ्रांस की क्रांति होगी। समझ गए। जैसे मान लो अब मैथ का कोई सवाल लगा रहे हो, तो वहां पे तो आपको 2+2 ही लिखना है, तो वहां आपको गुणा गणित आनी चाहिए। लेकिन और विषयों के साथ क्या है कि आपकी विजुअलाइजिंग पावर है, किसी चीज को चित्रात्मक ढंग से सोचने की क्षमता है, इसी क्षमता के दम पे आप अपने न आते हुए भी प्रश्नों का सही उत्तर लिखने में सफल हो जाएंगे। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि आप, ऐसा नहीं है कि कुछ ऊल जलूल लगो लपेटने, कुछ फालतू का फर्जी लिखने, ऐसा नहीं है, ये जान लो। वहां बेवकूफ कॉपी नहीं चेक करते हैं, जो भी हैं वो सब अपने विषय के महारथी हैं। जो भी टीचर वहां कॉपी चेक करेगा वो सब के सब अपने विषय के महारथी हैं, धुरंधर हैं। उनको हर वो चीज पता है कि उस किताब में क्या है और उसका जरूरी आंसर क्या है और तुम कहां गलती कर रहे हो। वो तुम्हारे साथ उदारता तभी बरतेंगे जब तुम जो मुख्य विषय पूछा गया है उस विषय से संबंधित ही बातों को लिखोगे और उस विषय पे ही टिके रहोगे। विषय से भटको नहीं कि फालतू की लगो कहानी देखने, है ना। आपको उस चीज के बारे में चित्रात्मक ढंग से, उस घटना के बारे में चित्रात्मक ढंग से सोचना है। ठीक। अच्छा, जब आपसे मान लो मिट्टी के बारे में पूछा जाता है तो मिट्टी क्या है, कैसी है, आपको पता है,
आप उस मिट्टी के बारे में उसको चीज को बस जो है सोचने लगो, चित्रात्मक ढंग से उसको महसूस करने लगो, देखने लगो, और फिर क्या होगा, आप उसका हूबहू उसी तरीके से आंसर लिख डालते हो। इस तरीके से जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं भी आएगा, आप उसमें भी हर हाल में 2 या 3 नंबर पाने में सफल हो जाओगे। किसी भी प्रश्न को किसी भी हाल में मत छोड़िएगा। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हर प्रश्न को अटेम्प्ट करिएगा और उसका उत्तर जरूर ही दीजिएगा, और फालतू का काम एकदम मत करिएगा, क्रम से ही जवाब दीजिएगा। ठीक, प्रश्न कभी मत लिखिएगा कि पूरा प्रश्न छापे जा रहे हैं फिर उत्तर लिख रहे हैं, ये बेवकूफ़ी भरा काम है, आपके समय को बर्बाद करेगा। और दूसरी चीज, ज़्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है कि लाल पेन, पीली पेन, नीली पेन, 20 पेन की जरूरत नहीं है। एक काली ले लेना हेडिंग डालने के लिए, और एक नीली ले लेना लिखने के लिए। ठीक, और डायग्राम का प्रयोग जरूर करना। डायग्राम का प्रयोग अगर जो आप करते हो तो आप ये मान लो कि 2 से 3 नंबर आप मुफ्त में पा रहे हो। ठीक, डायग्राम भारत का नक्शा हो गया, डायग्राम आंकड़े हो गया, डायग्राम चित्र हो गए, और ये सारी चीजें ही डायग्राम हैं। समझ गए? बस यही सारे कुछ महत्वपूर्ण चीज थे हमें जो बताने थे। हाँ, इन चीजों के अलावा अगर जो आपको किसी चीज में किसी भी प्रकार की तकलीफ, परेशानी या परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का डर, भय है, तो आप सीधे हमें फोन करिए या कमेंट के माध्यम से हमें पूछिए। हम स्पेशल वीडियो उस पर बनाएंगे, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ पेपर दो। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर दीजिए। आप ये मान के बैठिए कि आपसे ज्यादा जानकार उस विषय का कोई हैया नहीं है। जब आप पेपर देने उस क्लास में बैठिए अपने प्रश्न पत्र के साथ, तो आप अपने लंबी सांसें लीजिए 3 बार 4 बार, और खुद को ये जानिए कि आप उस विषय के सबसे बड़े विद्वान हैं। आप उस विषय के सबसे बड़े विद्वान हैं वहां पे। और जब आप ऐसा सोच के पेपर देते हैं तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर देते हैं, और जो प्रश्न नहीं भी आते हैं आप उसको पूरे ही आत्मविश्वास के साथ लिखते हैं, और आपका बहुत अच्छा पेपर जाता है। खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको शुभ रात्रि कहते हैं। मेरी कहीं भी किसी भी प्रकार की मदद या आवश्यकता आपको है तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप बेझिझक हमसे पूछेंगे, बेझिझक हमसे कांटेक्ट करेंगे, बेझिझक हमसे कमेंट करके बताएंगे। मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।